अजीत नाम का एक गरीब आदमी सड़क के किनारे एक टूटा फूटा ढाबा चलाता था। ढाबे की छत टपकती थी, बेंचें टूटी हुई और गैस सिलेंडर कभी भी खाली हो जाता। लेकिन अजीत का दिल बहुत बड़ा था। भाई साहब, अगर जेब में पैसे कम है तो चिंता मत करना, पेट भर जाना चाहिए। पैसा बाद में दे देना। हर दिन वो गरीब मजदूरों, बच्चों और यात्रियों को अपने ढाबे पर मुफ्त या उधार पर खाना खिलाता था। लोग उसे पागल कहते थे। अरे अजीत का ढाबा नहीं, दानशाला है, इससे बिजनेस थोड़ी चलेगा। लेकिन अजीत सिर्फ एक ढाबा नहीं चला रहा था, वो उम्मीद चला रहा था। एक युवा अनजान लड़की अचानक ढाबे पर आती है, पसीने से लथपथ। भैया, कुछ खाने को मिलेगा क्या? पैसे नहीं है, लेकिन बहुत भूख लगी है। बिल्कुल मिलेगा बहन, तू बैठ। पैसे का क्या है, वो तुम कभी भी आके उधार दे जाना। चारू ने बताया कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, उसके पास खाने रहने तक की जगह नहीं है। ये सुन अजीत ने उसे खाना दिया और यहीं से एक नया मोड़ कहानी में आया। चारू ढाबे पर रहना शुरू कर देती है, खाना बनाती है, सफाई करती है और ग्राहक सेवा में दिल से लग जाती है। धीरे धीरे ढाबे की पहचान बनने लगती है। भाई साहब, इस ढाबे का राजमा चावल तो लाजवाब है। हाँ, इस लड़की के हाथ में तो स्वाद है। एक महीने में ढाबा चलने लगता है, ग्राहक बढ़ने लगते हैं। अजीत और चारू की जोड़ी काम में जान डाल देती है। लेकिन बदलते वक्त और हालात के साथ ही साथ कुछ बदला तो वो थी किसी की नीयत। अजीत की नीयत में अब खोट आने लगा था। फिर कहानी ने लिया एक नया मोड़। भैया, अब 1 महीना हो गया है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मुझे मेरी तनख्वाह दे दो। क्या तनख्वाह? खाना, रहने की जगह और काम, इतना सब मिल रहा है, अब पैसे भी चाहिए? भैया, हमने दिल से काम किया है, दिन रात एक कर दिए हैं, मेहनत का हक तो बनता है ना। तू बस एक लड़की है जिसे हमने सड़क से उठाया है। तुझे मैंने रहने को छत और खाने को 2 वक्त का खाना दिया और तू मुझसे पैसे मांग रही है। पहले उन सब का हिसाब कर, फिर आगे की बात करना। अब तो निकल यहां से। चारू सन्न रह जाती है। जिस इंसान ने उसे सहारा दिया वही अब उसे ठुकरा रहा था। वो चुपचाप ढाबा छोड़ देती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, कहाँ जाए। उसके दिलो दिमाग ने मानो काम करना बंद कर दिया हो। चारू अब टूट चुकी थी, लेकिन हार नहीं मानी। उसने नजदीकी एक पुराना गोडाउन किराए पर लिया, खुद झाड़ू पोछा किया, पुराना तवा खरीदा और एक बैनर लगाया। मैं फिर से शुरू करूंगी, कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। हाँ, मैं फिर से शुरू करूंगी। शुरू में ग्राहक कम आए, लेकिन उसके हाथों का स्वाद और मेहनत ने जादू कर दिया। क्या बात है बहन, तुम तो होटल वालों को भी पीछे छोड़ रही हो। धीरे धीरे उसका ढाबा मशहूर होने लगा। एक यूट्यूबर ने जब उस पर वीडियो बनाया तो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब मानो तो चारू सोशल मीडिया स्टार बन गई थी। दूर दूर से लोग उसके खाने का स्वाद चखने आते और बिना तारीफ किए नहीं जाते। अजीत का ढाबा अब सूना था, कोई ग्राहक नहीं। अजीत अपने ढाबे पर बैठकर मक्खी मार रहा था। उसे चारू की बहुत याद आ रही थी। दिल में कहीं ना कहीं अपने किए की उदासी भी थी। वो एक दिन चारू के पास आता है। चारू, माफ कर दे बहन, उस दिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तूने जो किया वो किसी ने नहीं किया। भैया, आपसे नफरत तो नहीं है, लेकिन अब मैं किसी की रहमो करम पर जीना नहीं चाहती। मैं अपने दम पर अपने आप को बनाना चाहती हूँ। मैंने तुझे गलत समझा, क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी? भैया, मैं अपने रास्ते पर चलना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं भूल सकती। अजीत नम आंखों के साथ वहां से उसको अलविदा कहकर अपने रास्ते निकल जाता है और चारू फिर से काम में जुट जाती है। अब चारू की जिंदगी लेती है एक हसीन मोड़। उसके ढाबे पर एक दिन उससे कोई मिलने आता है जिसका नाम रोहन होता है। चारू की आंखों में चमक थी, मानो वो उसे पहले से जानती हो, क्योंकि वो उसके ढाबे का रेगुलर कस्टमर था जिससे चारू की अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। मैं हर दिन छुपकर तुम्हारे ढाबे पर आता हूँ, सिर्फ तुम्हारा खाना खाने और तुम्हें देखने। तुम्हें जो ताकत है वही असली खूबसूरती है। क्या मतलब? मैं एक रेस्टोरेंट चेन का मालिक हूँ,
लेकिन तुमसे मिलकर समझ आया असली स्वाद मेहनत में है। क्या तुम मेरे साथ मिलकर काम करोगी, या शायद शादी भी? आपको तो ढाबे का खाना और ढाबे वाली लड़की दोनों चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही समझी। चारू और रोहन की शादी हो जाती है। शादी के बाद रोहन चारू के लिए एक खास ढाबा बनवाता है जिसमें किचन में एसी होता है, स्टील की फिनिशिंग, कैमरे, हाइजीन और साथ में उसके ढाबे का नया नाम, ढाबा बाय चारू। ये सब मेरे लिए, मैं विश्वास नहीं कर सकती। ये तुम्हारी मेहनत का फल है। तुमने जो किया वो किसी ने नहीं किया। चारू की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो भगवान जी का शुक्रिया कैसे अदा करे। उसके मन में यही चल रहा था कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं होती। अगर इरादे मजबूत हों तो एक सड़क के किनारे वाला ढाबा एक ब्रांड बन सकता है, जो कि चारू की मेहनत और ईमानदारी ने साबित कर दिया। सुमन और गायत्री दोनों ही अपने घर में काफी ज्यादा उदास बैठी होती। माँ जी, अब हमारा क्या होगा? इनकी दवाई भी खत्म हो रही है, घर में पैसे भी नहीं हैं, हमारे पास कोई नौकरी भी नहीं है, तो अब हमारा घर कैसे चलेगा? बहू, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। मैं आसपास कहीं काम देख रही हूँ। जैसे ही काम मिल जाएगा, पैसों की दिक्कत परेशानी थोड़ी तो दूर होगी। माँ जी, कहीं कोई काम नहीं मिलेगा। मैंने भी इतनी जगह काम के लिए पता किया है, लेकिन काम मिल ही नहीं रहा है। ऐसे में तो कुछ करना ही पड़ेगा ना हमें। ऐसे क्यों बोल रही है? कुछ सोचा है क्या तूने पहले से ही? हाँ माँ जी, मैं सोच कर ही बोल रही हूँ। देखिए, आसपास कोई भी घर पर कीर्तन पूजा पाठ होता है तो वहाँ पर मुझे ही बुलाते हैं सब खाना बनाने के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा ठीक ठाक खाना बनाती हूँ। तो क्यों ना अब हम अपना काम शुरू कर दें, मतलब अपना ढाबे वाला काम, ढाबा खोलें। बहू, तो ये क्या कह रही है? ढाबा खोलना हमारे बस की बात नहीं है। ढाबा खोलने में कितनी परेशानी आती है। माँ जी, मैं आपकी चिंता और डर अच्छे से समझ रही हूँ, लेकिन जब तक हम किसी भी काम के लिए हिम्मत नहीं बनाएंगे ना, तब तक वैसे भी कुछ करना हमारे बस की बात नहीं होगी ना। बहू, तू समझ नहीं रही है। दोनों सास बहू बात कर रहे होते हैं, तभी सुमन का बेटा सोनू रोते हुए आता है। अरे क्या हुआ सोनू, तू इतना क्यों रो रहा है? माँ, मुझे मैडम ने स्कूल आने से मना कर दिया। कहने लगे जब तक फीस नहीं देंगे स्कूल की, तब तक स्कूल आने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ, मेरी फीस अब तक क्यों नहीं दी गई है माँ? हाँ, मुझे स्कूल जाना है माँ। माँ जी, देख रही हो ना आप, कितनी परेशानी हो रही है। सोनू बेटा, तू चुप हो जा और अब जा ना, कपड़े बदल ले। बहू, तू ठीक कह रही है। फिर अगर तुझे यही सही लग रहा है ढाबा खोलना, तो मैं भी तेरे साथ हूँ। घर की परेशानियों के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। दोनों सास बहू अब ढाबा खोलने की तैयारी में लग जाते हैं। बहू, हमने ढाबा खोलने की तो सोच ली है, लेकिन हमारे पास तो पैसे हैं ही नहीं। हम ढाबा खोलेंगे कैसे? माँ जी, रमेश काका है ना, मैंने उनसे बात की है। उनकी जो दुकान है उसको किराए पर ले लेंगे। 3 महीने बाद ही हम पैसे देंगे। मैंने उनसे बात की थी कि जब हमारा ढाबा 3 महीने थोड़ा बहुत चलने लग जाएगा तो हम पैसे दे देंगे। दोनों सास बहू रमेश के पास जाते हैं। अरे दुलारी पिचकारी दोनों आ गई। माफ करना, ये दुलारी पिचकारी कौन है? अरे मैं गायत्री और ये मेरी बहू सुमन है। तुम दोनों को ही दुलारी पिचकारी कह रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, यहाँ क्यों आए हो दोनों? काम है क्या? हाँ रमेश काका, काम ही है। दरअसल मैंने आपसे बात की थी ना आपकी उस दुकान के बारे में, वो हमें किराए के लिए चाहिए। दुकान क्या, घर ले लो, सड़क ले लो, पूरा देश ले लो, हमें क्या, लेकिन किराया दे देना 3 महीने में। जी काका, हम दे देंगे, आप चिंता मत कीजिए। दोनों सास बहू दुकान को ढाबे में बदलते हैं। बहू, मैंने अपने ढाबे के बाहर के बोर्ड तो लगा दिया है। अब लोग आते जाते लोग यहाँ पर देखेंगे और यहाँ खाने के लिए भी आते रहेंगे। माँ जी, ये तो बिल्कुल सही किया। यहाँ आसपास भी काफी लोगों के ढाबे हैं जो कि काफी समय से हैं यहाँ पर। अब मुझे तो घबराहट हो रही है कि इतने लोग जो अपना नाम कमा चुके हैं, उनके बीच में हमारा ढाबा टिक पाएगा या नहीं। माँ जी, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। दोनों सास बहू अपने ढाबे पर ग्राहक के आने का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन कोई भी ग्राहक नहीं आता।
माँ जी, कहीं हमने गलती तो नहीं की ना ढाबा खोलकर? इतनी देर हो गई है, हम कब से बैठे हैं, यहाँ तो कोई आ ही नहीं रहा है। अगर ऐसे ही चला तो हमारा नुकसान हो जाएगा। बहू, तूने ही तो हिम्मत दी है और तू ही ऐसे हिम्मत हार जाएगी तो कैसे चलेगा। अरे थोड़ा समय लगता है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। दोनों सास बहू नए ढाबे पर खड़ी रहती हैं। काफी समय हो जाता है, लेकिन 3-4 दिनों तक उनके ढाबे पर कोई नहीं आता, बिल्कुल सूना रहता है। बहू, अब तो मुझे भी चिंता हो रही है। अरे अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो क्या होगा। ऐसे तो हमारा कितना ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। हमने कितनी सारी सब्जियां खरीदी हैं, ऊपर से हमें ढाबे का किराया भी देना पड़ेगा। अरे हम ये सब कैसे करेंगे। माँ जी, मैंने तो सोचा था कि हम काम करेंगे, अपना ढाबा खोलेंगे तो हमारा फ़ायदा भी होगा, लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक मुझे कहीं से कोई भी फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। मुझे माफ़ कीजिए माँ जी, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। बहू, देखा, हमने भगवान का नाम लेकर ढाबा तो शुरू कर दिया, अब देखते हैं कुछ होगा कि नहीं। माँ जी, हमारा ढाबा बहुत ही सिंपल सादा सा लगता है, हम इसमें कुछ अनोखा ट्राई करें क्या? बहू, तू ये क्या कह रही है? अब हम ढाबे में अनोखा क्या कर सकते हैं? माँ जी, हम ढाबे को अनोखा करने के लिए ना फूल पत्तों से ढाबे की रंगत को बदल देते हैं। इसको सुंदर बना सकते हैं ताकि लोग इसकी सजावट देख कर आएँ और यहाँ पर उनके रुकने का मन करे। अगर यहाँ पर किसी भी ग्राहक का रुकने का मन करेगा ना, तो वो खुद ही बहाने ढूंढ कर आएगा। अरे बहू, ये तो तूने बिल्कुल पते की बात कही है। दोनों सास बहू अब अपने ढाबे को अनोखे बनाने की तैयारी में जुट जाते हैं। फूल पत्ते, घर के वेस्ट मटेरियल से ढाबे को अनोखा और बहुत ही सुंदर बनाते हैं। ये तो हमारी छोटी सी दुकान थी जिसकी काया पलट ही हो गई है। देखो, इतनी सुंदर दुकान बना दी है तुमने। अगर हम इसका पैसा बढ़ा देंगे तो तुम्हें देना पड़ेगा। काका, आप ये क्या कह रहे हैं? वैसे भी हमारा काम चल नहीं रहा है, हम कैसे इतने पैसे देंगे? अरे हम तो मजाक कर रहे हैं, इतने सुंदर दुकान बना दी है। अगर हम यहाँ रोज आ जाएं तो कोनो दिक्कत तो नहीं होगी। नहीं नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप यहाँ आ सकते हैं रोज। सास बहू के अनोखे ढाबे को देखकर लोग आकर्षित होते हैं और ढाबे पर आना शुरू कर देते हैं। बहू, तेरा ये अनोखा आइडिया तो काम कर गया। देख, कल तक यहाँ कोई आता नहीं था और अब हमारे ढाबे पर कितनी भीड़ है। हाँ माँ जी, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारी नाव डूबने से उन्होंने बचा ली। सास बहू काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन आसपास के ढाबे वाले काफ़ी चिढ़ने लगते थे। इन दोनों सास बहू के अनोखे ढाबे की वजह से तो हमारे ढाबे की कमाई ही रुक गई है। इनको सबक जरूर सिखाऊंगा। मनोज को काफ़ी गुस्सा आता है और वो वहाँ के खाने। अरे भाई, मैं झूठ थोड़े ना बोलूंगा, खुद खाकर देख लीजिए नमक है कि नहीं। नहीं भाई साहब, अब आप खाना खा रहे हैं, आपको स्वाद का ज़्यादा पता होगा, लेकिन मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैंने खाना बनाने के बाद खाना चखा भी था, तब तो नमक बिल्कुल बराबर था। अब पता नहीं कैसे आपको ज़्यादा लग रहा है। मेरी झूठ बोलने की आदत नहीं है, आपको यही लगता है ना मैं झूठ बोल रहा हूँ। आप एक काम करिए, खुद खाना खाकर फिर बताइए। दोनों सास बहू खाना खाते हैं तो उन्हें भी नमक काफ़ी तेज़ लगता है। माफ़ करना, दरअसल गलती से नमक गिर गया होगा ज़्यादा। अच्छा, आपका मुंह का स्वाद ख़राब हो गया, इसीलिए हम आपको एक ऑफ़र देते हैं। आप हमारे ढाबे में कितनी भी फ़ोटो ले सकते हैं, कितनी भी देर तक रुक सकते हैं। पक्का ना कहीं बाद में आप बोलोगे तो नहीं कि मैं मुफ्त में रुका हूँ। अरे नहीं नहीं, ढाबा अपना ही समझिए, हम आपके लिए कुछ अच्छा भी खाने को लाते हैं। सूरज सास बहू के ऑफर से खुश हो जाता है और ढाबे में बड़े चाव से खाना भी खाता है और काफ़ी सारी फ़ोटोज़ लेता है। मजा आ गया ऐसे अनोखे ढाबे पर आकर, अब तो मैं यहाँ रोज ही आऊंगा। इसके बाद दोनों सास बहू अपने ढाबे को और अनोखा बनाने के लिए आए हुए ग्राहकों का फूलों से स्वागत करते हैं। उनके बैठने की काफ़ी सुंदर जगह की व्यवस्था करते हैं। वाओ, ये कितना प्यारा ढाबा है, बिल्कुल यूनिक है। सच में ऐसा अनोखा ढाबा तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं। जस्ट वाओ। आपको हमारा ढाबा पसंद आया? ये पसंद आने लायक वाली तो चीज़ है ही नहीं। ये तो ऐसा ढाबा है जहाँ पर हर किसी का मन करे कि वो यहाँ से जाए ही ना। सच में बहुत ही प्यारा ढाबा है और इसको अनोखा बनाने के लिए आप लोगों ने भी देखकर ही, मतलब आपको देखकर लग रहा है कि कितनी ज़्यादा आप लोगों ने मेहनत की है। वैसे हमारे ढाबे का खाना भी बहुत ही स्वादिष्ट है, आप खाओगे ना तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। ये तो कहने की बात ही नहीं है। I mean, आप लोगों को ना, मतलब क्या कहूँ मैं, देख कर ही लग रहा है कि ढाबे में खाना भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्वादिष्ट मिलेगा। अब जल्दी से ना मेरे लिए अपने ढाबे का बेस्ट वाला खाना दे दीजिए, मुझे क्रेविंग हो रही है, मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा है।
इसी तरह दोनों सास बहू का अनोखा ढाबा काफी ऊंचाई पर आ जाता है और जलनखोर लोगों की जलन उन्हें ही मात देती रहती है। रोहन ने आज हिम्मत जुटाकर अपने पिता से अपने प्रेम के बारे में बताने का फैसला किया था। पापा, मुझे लड़की पसंद है, उसका नाम मीरा है, मुझे उसी से शादी करनी है। कौन मीरा? ये? पिताजी ने फोटो देखी तो उनका चेहरा बिगड़ गया। जी पापा, वो बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, संस्कारी है। अरे इतनी काली पतली लड़की, इसमें क्या देखा तूने रोहन? देख बेटा, शादी ब्याह में रूप रंग का भी ध्यान रखना पड़ता है, वरना समाज को क्या मुंह दिखाएंगे। पापा, रंग नहीं, उसका दिल और स्वभाव ही उसकी असली खूबसूरती है। प्रेम में रंग रूप नहीं, आत्मा देखी जाती है। हाँ ठीक है, मगर लोग क्या कहेंगे? माँ, लोगों के लिए जीना है या अपनी खुशी के लिए? मैं मीरा से प्रेम करता हूँ, बस। रोहन की बात सुनकर पिताजी खुश नहीं थे, लेकिन बेटे की जिद के आगे हार गए। ठीक है, अगर मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूं, बाकी तेरा जो मन करे वो कर। रोहन ने अपनी पसंद से शादी कर ली। वहीं आज मीरा की पहली रसोई थी। वो बहुत घबराई हुई थी। उसने अपने काले लंबे बालों का जूड़ा बनाया और लग गई रसोई में खाना बनाने। अरे ये क्या, दाल में बाल? भगवान, मेरी पहली रसोई है, तुम बस साथ देना मेरा, आज सबका दिल जीतना है मुझे। मीरा ने बड़े प्यार से सबके लिए खाना बनाया, लेकिन रसोई में काम करते समय उसका एक बाल दाल में गिर गया, जिसे उसने देखा नहीं। देखो, मैंने कहा था ना, इस लड़की से घर नहीं चलेगा। अब देखो, पहले ही दिन गंदगी। अचानक पिताजी की आवाज से सबका ध्यान गया। दाल की कटोरी में एक लंबा बाल तैर रहा था। छी, कितनी गंदगी है, खाना कैसे खाएं अब? सुनो बहू, कल ही अपने बाल कटवा लेना, घर की साफ सफाई का ध्यान रखना होगा। माफ करिए पिताजी, गलती हो गई मुझसे, मैं दोबारा बना देती हूँ। बेटी, इतने लंबे बाल रखोगी तो ये सब तो होगा ही। घर में काम करने वाली औरत के इतने लंबे बाल ठीक नहीं। पापा, एक गलती के लिए इतना बड़ा फैसला? मीरा के बाल उसकी खूबसूरती हैं। तो चुप रह रोहन, घर की औरत को साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसके बाल उसकी पहचान थे। तभी रोहन बोला, मीरा, तुम अपने बाल मत कटवाना, ये तुम्हारी पहचान है। पिताजी माफी चाहती हूँ, आगे से ध्यान रखूंगी, लेकिन मैं अपने बाल नहीं कटवा सकती, मुझे इनसे बेहद प्यार है। प्यार से पेट नहीं भरता बेटी, घर का काम करना है तो थोड़ा सफाई और ध्यान लगा के करो। उस दिन के बाद से मीरा बहुत परेशान थी। सासू माँ रोज उसे बाल काटने को कहती। एक रात वो अपने बालों में तेल लगा रही थी और सोच रही थी। माँ कहती थी, औरत के बाल उसकी शक्ति है, मैं इन्हें नहीं कटवाऊंगी। अचानक नीचे से आवाज आई। मीरा को लगा कि कोई घर में घुसा है। उसने हिम्मत की। कौन है वहाँ? हाँ, कहीं कोई चोर तो नहीं? मीरा ने अपने लंबे बालों को कसकर बांधा, फिर एक डंडा उठाकर धीरे धीरे नीचे गई। भगवान, अगर कोई चोर है तो मुझे हिम्मत देना। चोर धीरे से अलमारी खंगाल रहा है और सामान ढूंढते हुए बोला, यहाँ पैसे कहाँ रखे होंगे? अरे, सारी कीमती जेवर कहाँ रखती है इन कमबख्तों ने? कौन हो तुम? हाँ, और यहाँ क्या कर रहे हो? अरे, तू कौन है? आवाज मत निकालना वरना खराब होगा। यहाँ चोरी करने आया है, मैं चिल्लाऊंगी। अगर एक भी आवाज निकाली तो इस चाकू से काट दूंगा, समझी? मीरा घबरा गई, लेकिन उसने अपने बालों की तरफ देखा। अचानक उसे एक तरकीब सूझी। अचानक से रोने की एक्टिंग करते हुए, भाई साहब, मैं गरीब औरत हूँ, यहाँ कुछ नहीं है, मेरे पास बस ये काले लंबे बाल हैं जिन्हें घर वाले भी पसंद नहीं करते। क्या बोल रही है? पैसे गहने कहाँ हैं? भाई, अगर चाहो तो ये बाल काट कर ले जाओ, बाजार में बिक जाएंगे, यहाँ कुछ और नहीं है। पागल है क्या? बाल लेकर क्या करूंगा मैं? यही तो मीरा चाहती थी। जैसे ही चोर लापरवाह हुआ और हंसा, मीरा ने अपनी तेजी दिखाई। अब दिखाती हूँ इन बालों की ताकत। अरे, ये क्या? मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मीरा ने चतुराई से अपने मजबूत लंबे बालों को चोर की आंखों और गले के चारों तरफ लपेट दिया। चोर का दम घुटने लगा। ये है मेरे काले लंबे बाल, तुझे लगता था ये कमजोरी है? मीरा डंडे से चोर के हाथ पर चाकू मार के गिरा देती है। अरे अरे, छोड़ दो मुझे, गलती कर दिया मैं तो, छोड़। गलती? चोरी करने आया था ना, अब भुगत। चोर बिल्कुल बेबस हो गया था। मीरा के बाल इतने मजबूत थे कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। सब उठो, चोर है घर में, जल्दी आओ, जल्दी आओ, यहाँ एक चोर है। दीदी माफ कर दो, मैं गलत था। अब दीदी याद आ गई। जब चाकू लेकर डरा रहा था
तब क्या लगी थी मैं तेरी? सब जाग जाते हैं और नीचे दौड़ आते हैं। जब उन्होंने देखा कि मीरा ने अपने बालों से चोर को बांध रखा है तो वो हैरान रह गए। मीरा, मीरा, तुम ठीक हो? ये क्या हो रहा है? बहू, ये क्या किया तूने? पिताजी, इसने घर में चोरी करने की कोशिश की और देखिए, जिन बालों को आप बोझ समझते थे उन्हीं से मैंने इसे पकड़ा है। साहब, आपकी बहू ने मुझे इन बालों से ऐसा फंसाया कि मैं हिल ही नहीं पा रहा। अरे, तेरे इन बालों में इतनी ताकत है? बेटी, हमने तुझे ये बाल काटने को कहा था, माफ कर दे हमें। माँ जी, आप सब ने कहा था ये बाल गंदगी लाते हैं, आज इन्होंने घर को बचाया है। मीरा, तुम्हारी ये बाल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब आज के बाद कोई तुमसे बाल कटवाने को नहीं कहेगा। बहू, तूने आज मेरी आंखें खोल दी। तेरी ये काले लंबे बाल तेरी असली पहचान है। अरे, फैमिली मेल मिलाप खत्म हो गया हो तो कोई मुझे इस बालों से छुट्टी दिलाओ, वरना मैं यहीं मर जाऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है। तुम जल्दी ही आराम से जेल जाओगे। पुलिस आके चोर को पकड़ लेती है। उस दिन के बाद घर में किसी ने मीरा से बाल काटने को नहीं कहा। पिताजी को एहसास हुआ कि वो गलत थे, लेकिन मीरा की असली परीक्षा अभी बाकी थी। शादी के कुछ दिन बाद रोहन और मीरा दूसरे शहर घूमने जा रहे थे। दोनों बस में बैठकर खुशी से बातें कर रहे थे। मीरा, कितना अच्छा लग रहा है ना, पहली बार साथ में कहीं जा रहे हैं। हाँ, और मैं इसलिए भी खुश हूँ कि पापा जी ने भी खुशी से भेजा है। अचानक बस रुक जाती है। बाहर से कुछ आवाजें आने लगती हैं। 3 डकैत बंदूक लेकर बस में चढ़ते हैं। अरे, सब नीचे बैठ जाओ, जो भी हिला डोला सीधा उसका काम तमाम। बस में मौजूद सभी यात्री डर जाते हैं। बच्चे रोने लगते हैं, औरतें घबरा जाती हैं। जल्दी जल्दी सब अपने पैसे निकालो, गहने निकालो। मीरा, मीरा, मेरे पीछे रहो। नहीं रोहन, आज मैं दिखाऊंगी कि औरत कमजोर नहीं होती। ये मेरे बाल, माँ कहती थी, ये मेरी ताकत है। मीरा ने अपने लंबे बाल धीरे से खोले और एक योजना बनाई। भाई, मैं अपने सारे गहने दे देती हूँ, बस किसी को नुकसान मत पहुँचाना। हाँ हाँ, जल्दी निकाल। जैसे ही डकैत का मुखिया मीरा के पास आया, मीरा ने तेजी से अपने मजबूत लंबे बालों से उसकी आंखों पर मारा और बंदूक छीन ली। उसके बाद एक जाल की तरह डकैत को फंसा गए। बंदूक छीनकर बालों से डकैत की गर्दन को जकड़ लिया। अब तुम तीनों हाथ ऊपर करो, बहुत हुआ तुम लोगों का। ये लड़की, इसके बाल। मीरा का साहस देखते हुए रोहन ने दूसरे डकैतों को भी बांध दिया। पूरी बस में तालियों की आवाज गूंज गई। वाह बहन जी, आपके बालों ने आज सबकी जान बचा दी। मीरा, तुम्हारी ये बाल, उफ, कितने सुंदर और कितने काबिल हैं कि सारे डकैत ढेर कर दिए। वाह मेरी शेरनी। बस ड्राइवर ने तुरंत पुलिस को फोन किया। सभी यात्री मीरा की तारीफ करने लगे और उसके बालों को देखकर हैरान थे। वही इस घटना के कुछ दिन बाद पुलिस अधिकारी और सरकार के लोग मीरा को सम्मानित करने आए। मीरा जी, आपकी बहादुरी के लिए सरकार आपको वीरता पुरस्कार देना चाहती है। आपने न सिर्फ अपने घर की रक्षा की, बल्कि बस के सभी यात्रियों की जान बचाई। और खास बात यह है कि पहली बार ऐसा हुआ है किसी महिला ने अपने बालों का इस्तेमाल करके ऐसा किया। इस नए तरीके और बहादुरी के लिए सरकार आपको सम्मान देगी। बेटी, मैं माफी चाहता हूं। मैंने तुझे सिर्फ रंग से देखा था, तेरे बालों को बोझ समझा था। पिताजी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। नहीं बेटी, मैं गलत था। मैंने तुझे तेरे रंग और पर्सनैलिटी से तुझे जज किया और कितनी बार तुझसे बालों को काटने के लिए बोला, जबकि तेरे ये काले लंबे बाल, ये तेरी असली ताकत है। तेरा साहस, तेरा चरित्र, तू सच में हीरे से भी कीमती है। पापा, मैंने कहा था ना कि असली खूबसूरती दिल में होती है, और मीरा के ये बाल उसकी शक्ति हैं। बेटी, मैंने तुझसे बाल काटने को कहा था, मुझे माफ कर दे। तेरे बालों ने आज हम सबकी इज्जत बढ़ाई है। पिताजी, ये बाल सिर्फ बाल नहीं है। माँ कहती थी कि औरत के बाल उसके आत्मविश्वास का प्रतीक है। आज मैंने साबित कर दिया कि ये मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। बेटी, आज मुझे समझ आया कि सुंदरता चेहरे में नहीं, कामों में होती है। तू मेरी बेटी है, मेरा गर्व है। तेरी ये लंबे बाल तेरा गहना है। प्रेम में रंग नहीं, भावनाएं देखी जाती हैं, और मीरा के बालों में छुपी ये ताकत ने सबको दिखा दिया। सभी खुशी से गले मिले। मीरा ने अपने लंबे काले बाल हवा में लहराए। आज वो साबित कर चुकी थी कि उसके लंबे बाल उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है। दिल्ली की एक गली में जहां अमीरी और गरीबी केवल एक दीवार से अलग हैं, वहां एक ऐसी कहानी शुरू होती है जो समाज के हर नियम को तोड़ देती है। क्या होता है जब एक झाड़ू पोछा करने वाली लड़की अचानक उसी घर की बहू बन जाती है। माँ,
अस्पताल का बिल 50,000 रुपए है। डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन जल्दी करवाना होगा वरना। बेटी, मैंने जो कुछ था सब बेच दिया। अब तो सिर्फ यही उम्मीद है कि सिंघानिया साहब कुछ पैसे से मदद कर दें। कि बीमारी और घर की माली हालत ने मीरा को मजबूर कर दिया था। 12वीं पास करने के बाद कॉलेज का सपना छोड़कर वो सिंघानिया हवेली में काम करने लगी। ये कौन है माँ? नई नौकरानी? हाँ, राजेश की बेटी है, पढ़ी लिखी है लेकिन मजबूरी में काम कर रही है। तुम अपना काम करो। नमस्ते साहब। पहली नजर में ही अर्जुन को लगा कि ये लड़की अलग है। उसकी आंखों में सपने थे, हार नहीं। उस घर में उसे 3 महीने हो गए काम करते हुए। तुम रोज शाम को क्या पढ़ती हो? साहब, वो मैं कॉलेज की किताबें पढ़ती हूँ। सोचती हूँ कि शायद कभी पढ़ाई पूरी कर सकूँ मैं अपनी। क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती बढ़ने लगी। अर्जुन ने मीरा की पढ़ाई में मदद करनी शुरू की, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये दोस्ती प्यार में बदल जाएगी। कुछ समय बाद हवेली के बगीचे में दोनों साथ में बात कर रहे थे, तभी मीरा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं एक नौकरानी हूँ। मेरे लिए तुम सिर्फ मीरा हो, न नौकरानी, न गरीब, न अमीर। लेकिन प्यार के इस इकरार में वो भूल गए थे कि समाज और परिवार कितना क्रूर हो सकता है। क्या कहा तुमने? नौकरानी से शादी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया अर्जुन? माँ, मैं मीरा से प्यार करता हूँ। ये प्यार नहीं, पागलपन है। लोग क्या कहेंगे? हमारी इज्जत का क्या होगा? सुनीता ने मीरा को तुरंत घर से निकाल दिया, लेकिन अर्जुन का प्यार इतना मजबूत था कि वो घर छोड़कर मीरा के पास चला गया। वहीं 6 महीने बाद एक छोटे से मंदिर में दोनों ने शादी कर ली। अरे आप दोनों अब पति पत्नी हैं। अर्जुन, आपने अपना घर छोड़ दिया मेरे लिए। घर वहां होता है जहां प्यार हो मीरा। शादी के बाद अर्जुन ने अपना छोटा बिजनेस शुरू किया। मीरा ने भी साथ देते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखी। ऐसे ही 2 साल बीत गए। अर्जुन, देखो मैंने MBA पूरा कर लिया। मुझे तुम पर गर्व है। अब तो मेरे बिजनेस में पार्टनर बनोगी। मीरा ने सिर्फ पढ़ाई पूरी नहीं की, बल्कि अपने व्यक्तित्व को भी निखारा। अब वो आत्मविश्वास से भरी एक सफल महिला बन गई थी। 3 साल बाद उनके घर एक कॉल आई और वो दोनों अस्पताल के लिए भागे। सुनीता जी को हार्ट अटैक आया है, उन्हें परिवार की जरूरत है। चलिए माँ जी के पास चलते हैं। मेरा तुम आ गई मीरा। माँ जी, आप मेरी भी माँ हैं। बीमारी के दौरान मीरा ने सुनीता की देखभाल की जैसे अपनी माँ की वो किया करती थी। इससे सुनीता का दिल पिघल गया। सुनीता ठीक होके घर वापस आ गई। मीरा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। माँ जी, आपने अपने बेटे की खुशी के बारे में सोचा था, ये गलत नहीं था। माँ, मीरा ने हमारे बिजनेस को इतना बढ़ाया है। अब हम पहले से 2 गुने पैसे कमा रहे हैं। मीरा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं अपने घमंड में अंधी हो गई थी। माँ, आप देखिए, मीरा के स्किल सेंटर से अब तक 200 महिलाओं को रोजगार मिला है। अच्छा, सच में? जी माँ जी, और मैंने एक और काम किया है। मैंने अपने बिजनेस की 50% हिस्सेदारी अर्जुन के नाम कर दी है। क्या? लेकिन मीरा, ये तुम्हारी मेहनत थी। अर्जुन, हम पति पत्नी हैं। मेरी सफलता आपकी है और आपकी मेरी, लेकिन हाँ, बिजनेस के फैसले मैं खुद लूंगी। अब मुझे समझ आ गया कि मेरे बेटे ने सही चुनाव किया था। मुझे अपनी बहू पर बहुत गर्व है। सुनीता को समझ आ गया था कि मीरा सिर्फ एक अच्छी पत्नी ही नहीं, बल्कि एक सशक्त महिला भी है, जो परंपरा और आधुनिकता को संतुलित करना जानती है। वहीं एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में पूरे परिवार के साथ मीरा थी, जहां उससे वहां मौजूद गेस्ट एक सवाल करते हैं। सुनीता जी, ये आपकी बहू है? सुना है ये पहले आपके घर में काम करती थी। हाँ, और अब ये शक्ति स्किल सेंटर की फाउंडर है। 500 महिलाओं को रोजगार दे चुकी है। लेकिन फिर भी बैकग्राउंड तो नौकरानी का ही है ना? जी हाँ, मैं नौकरानी थी। 50 रुपए रोज की मजदूरी पर काम करती थी, लेकिन आज मेरी कंपनी का टर्नओवर 2 करोड़ है। मैंने ये साबित किया है कि इंसान की जात उसका काम है, उसका जन्म नहीं। मैं किसी से डर कर या शर्मिंदा होकर नहीं जीती हूँ, सिर्फ काम पर ध्यान देती हूँ और काम को ही किस्मत मानती हूँ।
यही है मेरी पत्नी की असली ताकत। मीरा के जवाब से पूरा हॉल गूंज उठा। उसके आत्मविश्वास ने सबको न सिर्फ प्रभावित किया बल्कि प्रेरणा भी दी। मेरी बेटी ने साबित कर दिया कि मेहनत और हौसले से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। आज मीरा सिर्फ एक सफल बिजनेस वुमेन ही नहीं बल्कि एक आदर्श बहू और पत्नी भी है। उसकी कहानी सिखाती है कि इंसान की असली पहचान उसके काम और चरित्र से होती है, न कि उसकी जात या आर्थिक स्थिति से। जब प्यार सच्चा हो और हौसले बुलंद हो तो कोई भी रुकावट आपको आपके सपनों से दूर नहीं रख सकती। मीरा की ये यात्रा एक नौकरानी से बहुरानी तक सिखाती है कि समय के साथ रिश्ते बदल जाते हैं लेकिन सच्चाई हमेशा जीत जाती है।